Dear student, in the previous class we discussed about the Archimedes principles. We also discussed about the parameters like upthrust or force of buoyancy, pressure, etc. Today I am going to talk about the application of Archimedes principle. In the last class we knew the statement of Archimedes principle. Archimedes principle statement is like this: when any solid immersed in water, it suffers an apparent weight loss. This weight loss is equal to the weight of the liquid displaced by that solid. जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड में डुबाया जाता है तो उसके वेट में एक आभासी कमी आ जाती है, एक एपरेंट लॉस होता है, और ये लॉस जो होता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस सॉलिड के द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। हमने पिछले क्लास में क्या बताया था कि जब किसी कंटेनर में, जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, और इस कंटेनर में जब हम किसी भी सॉलिड को इमर्स करते हैं तो ये सॉलिड इस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करने के बाद इसके लेवल राइज होंगे। अगर मैं यहाँ पर एक पाइप के थ्रू दूसरे कंटेनर, जो एम्प्टी कंटेनर, इसको मैं लगा देता हूँ, तो ये जब लेवल राइज करेगा तो इसका पानी, तो इसका जो लिक्विड है ये इस कंटेनर में फ्लो करेगा। अब इस कंटेनर में फ्लो होने वाले लिक्विड के वेट को हम मेजर करेंगे, और ये वेट जो होगा इस ब्लॉक में जितनी कमी आई है वेट, उस वेट के बराबर होगा। ये है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के जरिए हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करके हम किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम, चाहे वो सॉलिड किसी भी शेप का हो, उसके वॉल्यूम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा कि हम किसी भी सॉलिड के रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा रोल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो चलिए हम किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम को निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लेते हैं मैं एक सॉलिड सब्सटेंस जो क्यूबिकल शेप का एक ब्लॉक है, मैंने इसको लिया, एक क्यूबिकल शेप का ब्लॉक है। तो सबसे पहले इसके वेट को हम एयर में मेजर करेंगे। तो मान लेते हैं इसका वेट में, एयर में जो वेट है वो है W1। अब इस ब्लॉक को हम किसी पानी के कंटेनर में डालते हैं, क्योंकि हम लिक्विड के तौर पर पानी को ले रहे हैं, अब इसको हमने इसमें डाला, तब इसके वेट में एक एपरेंट लॉस होगा। ये एक अपने आप को एक हल्कापन फील करेगा। मान लेते हैं कि पानी में डुबाने के बाद इसका वेट हो जाता है, यानी कि वेट इन वाटर, इसका हो जाता है W2। यानी कि इसको जब पानी में डुबाया गया तो इसका वेट हो गया W2। अब इसके वेट में कितना एपरेंट लॉस हुआ, तो एपरेंट लॉस निकालेंगे। तो एपरेंट लॉस इक्वल टू हो जाएगा, एपरेंट लॉस इन वेट इक्वल टू हो जाएगा W1 माइनस W2। और चूंकि हम जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एपरेंट लॉस जो होता है वो इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड के। तो एपरेंट लॉस इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड, यानी कि इस सॉलिड ने लिक्विड को कितना डिस्प्लेस किया है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि ये अब इतना इक्वल टू इतना है, तो मतलब इतना इक्वल टू भी इतना होगा। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा W1 माइनस W2। इस वेट से इस लिक्विड का वेट, ये जितना इस ऑब्जेक्ट ने जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, हमने उस लिक्विड का वेट को निकाल लिया, W1 माइनस W2। अब इस लिक्विड के वेट से हम उस लिक्विड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तब जब उसका डेंसिटी पता हो। अब मान लेते हैं कि उस लिक्विड का डेंसिटी है रो। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड इक्वल टू होता है, हमें पता है कि रो इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय रो।
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड बट्टा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड इक्वल टू, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड ये है W1 माइनस W2, W1 माइनस W2। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारा रो है तो इसको रो से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड निकाल लिया। अब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ द, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आपस में बराबर हो जाएगा। तो यानी कि VL इक्वल टू VS, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू W1 माइनस W2 बाई रो। तो इस प्रिंसिपल के यूज से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी शेप का हो। अगर क्यूबिकल है तो साइड का पावर होल 3, अगर वो क्यूबाइडल है तो L इंटू बी इंटू एच, एरिया इंटू हाइट हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई शेप इरेगुलर हो जाता है तो फिर उस शेप के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि किसी भी सॉलिड के रिलेटिव डेंसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बाय एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जब किसी भी मटेरियल के डेंसिटी को हम लिक्विड के साथ कंपेयर करते हैं तो उससे जो डेंसिटी आता है उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी का किसी भी तरह का डायमेंशन या यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये जस्ट एक नंबर है। क्योंकि डेंसिटी में अगर डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी के जितने भी यूनिट सब कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने के बाद किसी भी तरह का यूनिट हमें ऑब्टेन नहीं होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी सॉलिड सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है? मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बनेगा मास ऑफ द लिक्विड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करके निकालेंगे इस तरह से। तो हम इस तरह से हम रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वाटर के सरफेस पर चलना, किसी भी चीज़ का वाटर के सरफेस पर तैरना, किसी भी चीज़ का वाटर सरफेस पर फ्लोट करना। तो देखिएगा कि अगर कोई चीज़ को अगर पानी में फेंका जाता है तो या तो वो डूब जाता है या वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर हम किसी भी सॉफ्ट कॉर्क को, सॉफ्ट कॉर्क का मतलब होता है कि लकड़ी का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, बाहरी पार्ट होता है, वो काफ़ी हल्का होता है। उस कॉर्क को अगर हम पानी के सरफेस पर डालते हैं तो वो देखिएगा वो तैरने लगेगा, जबकि किसी स्टोन को या पीस ऑफ मेटल को अगर पानी के सरफेस पर रखें वो डूब जाएगा, उसके बॉटम पर डूब जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो इस फ्लोटेशन लॉ में हम इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज़ पानी में डूब जाती है या फिर कोई चीज़ तैरता है। तो ये डिपेंड्स अपॉन करता है फोर्स ऑफ बायोंसी के मैग्नीट्यूड पे। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है, इस पर दो तरह के फोर्स वर्क करते हैं। एक का नाम है फोर्स ऑफ बायोंसी और दूसरे का नाम है उसका वेट। वेट जो लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, और बायोंसी जो लगेगा जो लिक्विड का टेंडेंसी है अपवर्ड फोर्स लगाने का, वो फोर्स लगेगा। तो इस पर वेट इसका नीचे काम करेगा mg, और इस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जिसका नाम है फोर्स ऑफ बायोंसी। अब ये डिपेंड करेगा इसके रिजल्टेंट पे, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है। अगर वेट का जो फोर्स है वो ज़्यादा हो गया फोर्स ऑफ बायोंसी से, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक नीचे डूब जाएगा। अगर दोनों इक्वल हो गया तो ये ब्लॉक वाटर के लेवल पर या किसी लिक्विड के लेवल पर जस्ट फ्लोट करेगा। अगर ये बायोंसी फोर्स mg से बड़ा हो गया तो डेफिनेटली ये वाटर के सरफेस पर ये फ्लोट करेगा। इसमें क्या कंडीशन है कि अगर mg, ये जो वेट है वो फोर्स ऑफ बायोंसी से बड़ा हो गया तो ये सिंक कर जाएगा, सिंक टू द बॉटम, सिंक टू द बॉटम। अगर mg इक्वल है फोर्स ऑफ बायोंसी के तो जस्ट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस या सरफेस ऑफ लिक्विड। किसी भी तरह हम यहां पर वाटर ले रहे हैं तो वाटर सरफेस। अगर mg अगर छोटा हो गया फोर्स ऑफ बायोंसी से और फोर्स ऑफ बायोंसी बड़ा हो गया तो ये फ्लोट करेगा, फ्लोट ऑन
फ्लोट करेगा। अब देखिए जस्ट फ्लोट और फ्लोट का क्या मतलब होता है। जस्ट फ्लोट का मतलब होता है कि अगर इसका वेट जरा सा भी बढ़ा, अगर कोई चीज़ इस पर थोड़े से भी वेट का इस पर अगर लोड हो गया तो ये डूब जाएगा। लेकिन इसमें गुंजाइश बनती है, इसमें गुंजाइश बनती है। अगर थोड़ा सा वेट बढ़ भी जाएगा इसका तो ये डूबेगा नहीं, इसकी गुंजाइश बनती है। ये तब तक नहीं डूबेगा जब तक कि ये बड़ा ना हो जाए। अगर ये जरा सा भी इसका वेट बड़ा हुआ तो ये पक्का डूब जाएगा। तो ये केस बनता है। तो ये 3 तरह के इसमें केस एराइज होते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर इफ एंड ओनली इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेट ऑफ दैट सॉलिड। यानी कि कोई बॉडी किसी लिक्विड तभी फ्लोट करेगा जब इसका वेट इसके जरिए डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर हो या फिर उससे छोटा हो, तो डेफिनेटली वो ब्लॉक इस पर फ्लोट करेगा। तो यही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। नाउ वी कैन रिलेट द फ्लोटेशन विद द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सी, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, rho O is the density of object, rho L is the density of liquid, greater than इतना, then it floats on water surface. It means what? Block floats on water surface. If density of liquid is equal to the density of object, it just float. It just float. If density of liquid less than the density of object, it sinks. ये पानी में डूब जाएगा, sinks to the bottom. अब सवाल उठता है कि इस फ्लोटेशन के लॉ को कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो इस फ्लोटेशन के लॉ को जो अप्लाई किया जाता है वो शिप बनाने में। चूँकि शिप लोहा का बना होता है और लोहे की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो शिप को इस तरह से हॉलो स्ट्रक्चर दिया जाता है ताकि उसका जो मास है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बड़े वॉल्यूम में। अगर सपोज इतना बड़ा हम लोहा ले रहे हैं तो इतने वॉल्यूम में इसका मास ज़्यादा होगा। अगर इसके उसको हम फैला दें, इसको फैला दें तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे वॉल्यूम में। मास के डिस्ट्रीब्यूटेड होने से इसके जो यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब कि इसकी डेंसिटी घट जाएगी। डेंसिटी घटेगी तो लिक्विड की डेंसिटी ऊपर हो जाएगी, जिससे कि शिप पानी के सतह पर फ्लोट करेगा। अगर समुद्र में हम आइसबर्ग को देखें, जो बर्फ़ के चट्टान होते हैं वो पानी के सतह पर फ्लोट करते हैं। भले ही उसका मैक्सिमम पार्ट पानी में डूबा रहता है, लेकिन उसके कुछ पार्ट जो होते हैं वो पानी से ऊपर होते हैं और वो पानी पर फ्लोट करते हैं, वो पानी पर डूबते नहीं हैं, जबकि वो सॉलिड है। इसका जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि पानी का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml होता है, जबकि आइस का जो डेंसिटी होता है 0.92 ग्राम पर ml होता है, जो छोटा है। अगर आपसे कोई पूछे कि पीस ऑफ मेटल या स्टोन पानी के बॉटम में चला जाता है डूब करके, जबकि इतना बड़ा इतना विशाल काय जहाज वो पानी के सतह पर फ्लोट करता है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका आप यही जवाब दीजिएगा कि जहाज का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि उसको जहाज को पीट पीट करके इतना पतला कर दिया जाता है कि इसका जो डेंसिटी है, इसका जो मास है सारे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, काफ़ी बड़े वॉल्यूम में, ताकि उस वॉल्यूम के जरिए जो डिस्प्लेस होगा वाटर, उस वाटर का जो वेट होगा वो ज़्यादा हो जाए ताकि वो पानी पर फ्लोट कर सकता है। तो यही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के सिद्धांत ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है आपने देख लिया है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तभी मेरा कंसेप्ट और क्लियर होगा कि हम न्यूमेरिकल में इसके कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन न्यूमेरिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर स्टडिंग फिजिक्स। फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज लाइक दिस, इट इज डिस्प्लेइंग ऑन द बोर्ड। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उस डेटा को हम पहले रिकॉर्ड करते हैं। इस क्वेश्चन में जो गिवन है, मास ऑफ सील्ड पैकेट दिया हुआ है वो है 500 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सील्ड पैकेट दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम इसका डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। तो मास दिया हुआ है 500 ग्राम बाय 350 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करें
तो इसको मैं डिवाइड कर देता तो 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसकी डेंसिटी को हम कंपेयर करें, जो लिक्विड गिवन है यानी वाटर के जो डेंसिटी उससे कंपेयर करें, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेफिनेटली जो सील्ड पैकेट का जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो ये डेफिनेटली ये सिंक कर जाएगा बॉटम पे, सिंक, ये डूब जाएगा। अब इस ब्लॉक ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका हम मास निकालेंगे। तो मास इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि जो ब्लॉक का वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम के बराबर वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पता है, इसका मतलब है कि लिक्विड कितना डिस्प्लेस उसका वॉल्यूम हमें पता चल गया, और उस वॉल्यूम को लिक्विड के वॉल्यूम से हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी रो एल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वॉल्यूम जो दिया हुआ 3 सेंटीमीटर क्यूब और पानी का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 350 ग्राम। तो इतना ग्राम वाटर डिस्प्लेस करेगा ये ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है, हमें बताना है कि वो सब्सटेंस वाटर की सतह पर तैरेगा या फिर डूब जाएगा। तो बस इसमें भी हम डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी को लिक्विड के डेंसिटी से कंपेयर करेंगे। अगर वो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बड़ा हो गया तो डूब जाएगा, अगर छोटा हुआ तो उस पर फ्लोट करेगा, या बराबर हुआ फिर भी फ्लोट करेगा, जस्ट फ्लोट करेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, मास इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू 50 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हम डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास है 50 ग्राम और ये है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इस सॉलिड सब्सटेंस का हमें डेंसिटी पता चल गया, लेकिन हमें पता है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि काफ़ी बड़ा है इसकी डेंसिटी से। तो डेफिनेटली ये ब्लॉक सिंक कर जाएगा, ये डूब जाएगा, ये फ्लोट नहीं करेगा, सिंक कर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 4 kg और उसकी डेंसिटी है 4000 kg पर मीटर क्यूब, उसको इमर्स किया जाता है किसी लिक्विड में जिसका डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमें फोर्स ऑफ बायोंसी निकालना है। तो फोर्स ऑफ बायोंसी का हमने मैग्नीट्यूड आपको बताया था। फोर्स ऑफ बायोंसी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रो Vg, यानी कि ये है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये हम निकाल लेते हैं तो हमको निकल जाएगा। तो हमको तो रो एल पता है, रो एल कितना दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमें वी निकालने की जरूरत है, हमको वॉल्यूम निकालने की जरूरत है। अगर मैं ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेता हूं, इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका मास दिया हुआ है हमको 4 kg, डेंसिटी दिया हुआ है 4000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये कट के आ जाएगा 10 का पावर -3, kg भी कैंसिल हो गया, तो 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। अब हम इस डेटा से हम क्या निकालेंगे, हम फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला ये लगाएंगे जिसमें लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, जिस लिक्विड में उसको इमर्स किया जाता है उसका डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने निकाल लिया 10 का पावर 3 मीटर क्यूब, और g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए 10 का पावर 3 और 10 का पावर -3, तो ये तो कैंसिल हो गया, मीटर क्यूब और मीटर क्यूब ये कैंसिल हो गया। तो ये बन जाएगा आपका 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को पढ़ते हैं न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लगने वाला है। इस तरह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल
और फ्लोटेशन का ये चैप्टर क्लोज हुआ। उसके साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।